हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हमने स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसका हमने पार्ट 1 देखा हुआ है। आज हमें पार्ट 2 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें शैक्षिक मनोविज्ञान का, जहां पे हमने एंड किया था अपना पार्ट 1 का लेक्चर, उसी से आगे हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे, यदि आपके लाभ का लगे, आपको चीज़ें समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है शैक्षिक मनोविज्ञान का एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट 2। ये थोड़ी आप लोगों के लिए जानकारी है कि यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि चाहते हैं ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए किसी भी प्रकार से नोट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए आपको, तो आप हमारे PDF कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं, जो कि टॉप 200 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। ये प्राइस 799, अदरवाइज जैसे ही 200 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये प्राइस जो है ये बढ़ जाएगा। तो ये इसका अनाउंसमेंट संगवारी बैच का कल ही हुआ है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अब तक जो है 70 से लेकर के 80 बच्चों ने इसे परचेज कर लिया है, तो कहीं ये 200 बच्चे कंप्लीट ना हो जाए, तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये यदि हम बात करें कि ये आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि ABEO पेपर 2 के लिए PDF प्लस वीडियो कोर्स भी हमारे यहाँ चल रहा है। और यदि आप इच्छुक हैं PDF प्लस वीडियो कोर्स में एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो उसके लिए भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और ये सभी कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको मोबाइल ऐप की लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप जा कर के डाउनलोड करके इन कोर्स को आप देख सकते हैं और उसके बाद में आप परचेज भी कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो। संगवारी बैच रही बात यकीन बैच की, तो यकीन बैच यदि आप CG व्यापम की सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जहाँ पे प्राइस एकदम ऑप्टिमम रखा गया है, 1399 रखा गया है। लेकिन ये ऑफर 15 अगस्त तक ही वैलिड है, अदरवाइज ये भी प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो आप अपनी सीट बुक करवा लीजिए यकीन बैच में, यदि आप CG व्यापम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए कुछ जानकारी रही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप इसमें कॉल करके भी जो भी जैसी भी आपकी क्वेरी है इन कोर्स को रिलेटेड, इन कोर्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट 2। एजुकेशनल साइकोलॉजी में अब तक हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था पार्ट 1 में, फिर हमने मीनिंग देखा था और हमने डेफिनेशन देखा था। बिल्कुल देख लिए थे ना? हाँ, देख तो लिए थे। तो हमने समझा क्या था एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। ठीक है, ये हमने एक सामान्य रूप से अपना निष्कर्ष निकाला था पार्ट 1 में। आज हम देखने जा रहे हैं, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जिससे आपको चीज़ें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आए, तो उसके लिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 जब आप देखेंगे तब जाकर के आपको ये आज की चीज़ें समझ में आएगी और आप रिलेट कर पाओगे। और ये पार्ट 1 आपको मिलेगा कहाँ? तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में ही, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्ट 1 दिखेगा। पहले तो आप उसके सिलेबस को देखिए, फिर पार्ट 1 को देखिए और उसके बाद में आप ये पार्ट 2 को देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है शैक्षिक मनोविज्ञान, या फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान भी बोल सकते हैं, कि प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो बोला गया है कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ना, वो एक साइंस है। क्या है? एक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान होने के लिए ज़रूरी क्या है? कि उसके पास में साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए कि नहीं? कभी भी हम किसी चीज़ को विज्ञान
विज्ञान की श्रेणी में कब रख सकते हैं? जब उसके पास में साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथडोलॉजी है। देखिए, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई भी विषय या शास्त्र विज्ञान तभी कहा जाता है जब उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं और उसके बाद में उसके बारे में हमें कुछ जानकारी हो किसी चीज की, किसी विषय की, किसी शास्त्र की, तब हम बोलेंगे कि अच्छा ये तो साइंस है, अच्छा ये तो विज्ञान है। तो देखते हैं क्या शैक्षिक मनोविज्ञान भी क्या इन किसी भी प्रकार की साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है क्या? तो आइए देखिए, समझे। तो शिक्षा विशेषज्ञों का विचार है, यानी कि एजुकेशनल, ये कौन है? ये एजुकेशनिस्ट हैं। शिक्षा विशेषज्ञ कौन है? एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है। का विचार है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। यानी कि वो जो खोज रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि अपने क्षेत्र में भी वो क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करके ये निष्कर्ष प्राप्त करते हैं और जिसके आधार पर ये क्या करते हैं? सभी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आप जब लेक्चर देखें तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमें बाद में पढ़ना है। नहीं, आपको अभी पढ़ना है, अभी ही याद करना है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों, यदि हम प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, यदि एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में मैं ये भी बता देती हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आ, फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, आर्ट्स है, साइंस है, मैथ्स है, तो इस तरह नन ऑफ द अबव है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये साइंस है। क्या है? साइंस है। फिर उसके बाद साइंस क्यों है? इस तरीके से यदि प्रश्न आ जाते, आप एकदम आसान, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन यदि थोड़ा टिपिकल बनाना रहता है क्वेश्चन को तो क्या करते हैं कि क्यों है ये, तो वो क्यों जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्यों बोला गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस है। तो साइंस, कोई भी चीज, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट साइंस तब कहलाता है जब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं। जब हम क्या करते हैं? when we are using scientific methods, यानी कि हम जब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तब हम बोल देते हैं किसी विषय या शास्त्र को कि ये तो साइंस है। तो क्या शैक्षिक मनोविज्ञान भी किसी प्रकार की साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। वो अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है और उन विभिन्न खोजों के प्रयोग में जो ये इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है तो वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अच्छा, मैंने इस मेथड्स को यूज किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इन निष्कर्षों में पहुंच करके वो उन निष्कर्षों को किस लिए प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं कि शिक्षा से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उनके निराकरण के लिए, उनके हल के लिए ये इन शैक्षणिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। और इसी के माध्यम से ये क्या करते हैं? जब शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता चल गया तो फिर क्या करेंगे? आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठोगे, आप बैठे हो, साइकोलॉजिस्ट बैठा है, वो बोलेगा आपके मन में ये चल रहा है, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा करने वाले हो। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जाना कैसे है, ये इसको पता कैसे चला, ये तो मेरे मन में चल रहा है, ये कैसे बता रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे पता चल गया। तो ये क्या करते हैं? उन सभी साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके जो ये निष्कर्ष निकाले होते हैं और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का जो हल कर रहे होते हैं, और उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं कि किसी भी छात्र, यानी कि अभी हम शिक्षा से संबंधित देख रहे हैं, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी देख रहे हैं, तो छात्रों के बारे में, छात्रों की उपलब्धियों की क्या कर देते हैं? ये प्रेडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि अच्छा, तुम ना यदि इस तरीके से करोगे तो तुम ऐसा करोगे आगे भविष्य में।
बिल्कुल आपको लग रहा है कि इसको कैसे पता चल गया, ये कोई खगोल शास्त्री है क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया, उन्होंने पढ़ा कि कौन कौन सी समस्याएं शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, और उसके बाद में जैसे कि आप एक शिक्षक हैं, जब आप एक शिक्षक हैं, यदि हम मान करके चल रहे हैं आप शिक्षक हैं, आप पहले बच्चों की जगह पे अपने आप को तो रखिए कि यदि मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ तो क्या बच्चों को क्या मुझे समझ में आया। यदि मुझे समझ में आया इसका मतलब बच्चों को समझ में आएगा। और आपको वहां पे कौन सा दिमाग लगाना है, आपको अपने बड़े होने का दिमाग नहीं लगाना है। यदि हम बच्चे हैं तो यदि कोई हमें इस तरीके से बताएगा तो क्या मुझे समझ में आएगा क्या। यदि आया तो आप भी क्या हो, आप भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन चुके हो। आप वहां पे शिक्षा से संबंधित समस्याओं को स्वयं ही उन समस्याओं के बारे में आपने सोचा और उनका हल निकाला। हल कैसे निकालोगे कि मैं किन मेथड्स का, किन पद्धतियों का प्रयोग करूं जिससे ये समस्याएं हल हो सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमें करना क्या है कि हम क्यों बोला गया है साइंस है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है और इन साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके जिन निष्कर्षों पर ये आते हैं और वो निष्कर्ष का प्रयोग करके ये शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का हल करते हैं एवं बच्चों के बारे में, छात्रों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में ये क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसे ही इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये साइंस है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक क्या करते हैं, तो एक वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस पे, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करके उसके संबंध में क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियम प्रतिपादित कर देते हैं। न्यूटन ने देखा अच्छा सेब गिरा, क्यों नीचे गिरा है, ये क्यों ऊपर नहीं चला गया, अच्छा इसका मतलब धरती के पास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, ये चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है क्या, यानी कि नीचे ही क्यों गिरा। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 3 लॉ बना दिया कि नहीं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ और न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो कि हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यानी कि ये क्या करे, पहले ऑब्जर्व किए, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करे और क्या कर देते, प्रिंसिपल बना दिए, कोई सा नियम बना दिए, ये रूल है। उसी प्रकार शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक कक्षा की किसी समस्या का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, पढ़ रहे हैं और विश्लेषण करेंगे, अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। विश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, कर उसका उसे हल करने का उपाय निश्चित करते हैं कि अच्छा ये मेथड, यदि मैंने मैथ्स को ये वाले क्वेश्चन को ना मैंने इस मेथड से यदि सॉल्व किया, यदि मैंने लिख लिया 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो बच्चे को तो समझ में नहीं आया आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि पहले 2 + 3 यदि हम करेंगे तो 5 होगा, 5 + 5 करेंगे तो 10 होगा, 10 में यदि हम 7 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। अच्छा, तब जाकर के बच्चों को समझ में आया। यानी कि आपने क्या सोचा कि मैं यदि डायरेक्टली 17 लिख दिया या लिख दी, बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले उनको एक एक स्टेप बताना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, फिर सेकेंड स्टेप में हमने ये किया, थर्ड स्टेप में हमने ये किया। यानी कि आपने स्वयं उन समस्याओं के बारे में सोचा, उनका हल निकाले हुआ। ठीक, तो आप भी क्या कर रहे हो, आप भी तो वही काम कर रहे हो जो वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति मानी जाती है। समस्या आप देख रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, उसके बाद उनका हल भी निकाल रहे हो। इसीलिए क्या बोला गया, शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति मानी जाती है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति मानी जाती है। और इस संदर्भ में 2 विद्वानों के अधोलिखित कथन उल्लेखनीय। कौन से वो 2 विद्वान हैं, बिल्कुल हम देखेंगे कौन है वो। कि लेकिन यहाँ तक क्या आपको बातें समझ में आई कि क्यों बोला गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है, कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। आप लोगों को क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन से वो 2 विद्वान है, तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो का क्या कहना है। इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा विज्ञान को क्या माना जाता है, तो शिक्षा विज्ञान को बिहेवियरल साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिहेवियरल साइंस बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति से निश्चित किए गए सिद्धांतों एवं तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। क्या कर रहे हैं ये? क्यों बोला गया कि ये बिहेवियरल साइंस है? बिहेवियरल साइंस इस वजह से है क्योंकि ये मानव व्यवहार के संबंध में कि बच्चे का रिएक्शन, अच्छा बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब टीचर्स को कैसे पता है? क्यों? क्योंकि टीचर जान रहे हैं कि बच्चा ये अब चीजें बच्चों को समझ में नहीं आए, टीचर्स बिल्कुल अपने से बोलेंगे अच्छा तुमको ये चीज समझ में नहीं आया, हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं, आज समझ में नहीं आया कल फिर से दोबारा बताएंगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो वहां पे? मानव व्यवहार को आप क्या कर रहे हो? अध्ययन कियो, उसका विश्लेषण कियो। अच्छा ऐसा बच्चा फील कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया? क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों से निश्चित किए गए सिद्धांतों एवं तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आया, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बच्चों को ये चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको बस याद क्या करना है, क्रो और क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। फिर क्या है? सॉरी एवं टैलफोर्ड का क्या कहना है? सॉरी एवं टैलफोर्ड का क्या कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के साथ में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। क्या कर रहा है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरण कि हमें जरूरत क्या है, हम ये चीज हमारे लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक है कि हमें शिक्षा से संबंधित समस्याओं का हल करें, उसके लिए विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये न्यूटन के तीसरे नियम का ये कहना है तो इसका मतलब भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा जब हम अपनी ओर से एफर्ट डालेंगे तो बच्चा भी समझने के लिए एफर्ट तो जरूर डालेगा। समझ में आ रहा है? ये एक बस मैं एग्जाम्पल यहाँ कहीं पे लिखा नहीं है, एक उदाहरण की ओर से हम समझ सकते हैं। उदाहरण की तरह हम यदि समझें तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जहां कहीं भी आपने जो भी खोज के प्रमुख उपकरण के लिए विज्ञान की विधियों का जब प्रयोग किया गया तो हम बोल देंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी तो साइंस है। यानी कि अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए ये दो विद्वानों ने क्या कहा है, यानी कि इनके द्वारा क्या बताया गया है? इनके द्वारा ये बताया गया है कि नहीं, डेफिनेटली एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है वो तो विज्ञान ही होता है। इन्होंने बोला कि ये बिहेवियरल साइंस है, इन्होंने बोला कि ये इसलिए विज्ञान है क्योंकि ये विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है, मेथड्स ऑफ साइंस के मेथड्स को यूज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है ये। इस वजह से ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई, प्रकृति समझ में आई कि शैक्षिक मनोविज्ञान। अब कहीं पे भी पूछा गया, बिल्कुल किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि बिल्कुल आप लोगों से गलत नहीं होगा ये, ठीक है। और यहाँ कहीं भी कुछ ना समझ में आया, बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए और बिल्कुल बताइए कि आपको ये चीज समझ में नहीं आया। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको चीजें समझ में आए। मैटर क्या करता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया। अब हम एम्स देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका कार्य क्या है। जब आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती निकलने वाली हम जो है बिल्कुल प्रिपरेशन, यानी कि हमें तो शिक्षक बनना है, आपका वो उद्देश्य है। उसके लिए आपका कार्य क्या होगा? बिल्कुल आपका कार्य उसी ओर मुड़ाना। शिक्षक भर्ती होने वाली है तो आप कहाँ पे चल रहे हो? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? तो उसी ओर चल रहे हो, तो वही आपका कार्य हो गया। आपके उद्देश्य ही आपका कार्य बन गया कि नहीं? आपका एम्स क्या है? शिक्षक बनना। फिर आप फंक्शन कैसे करोगे? उसी की ओर करोगे, उसी के लिए तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसके एम्स और फंक्शन क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान के।
तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य से ही संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, तो इसका मतलब इसके उद्देश्य क्या होंगे? जो शिक्षा के उद्देश्य है वही तो इसके भी उद्देश्य होंगे, होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। ठीक, फिर क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है मानव की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक व सर्वांगीण विकास करते हुए उसे समाज व राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनाना। एक अच्छा, बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, सभ्य है, सभ्य नागरिक है, पढ़े लिखे हैं ना इसीलिए सभ्य है। ये लोग तो बिल्कुल मतलब कि ऐसे अनपढ़ है इसीलिए गंवार है। ये एक किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया लोगों के द्वारा? यदि आप समाज में लोगों के बीच में जाओगे तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया गया? पढ़े लिखे होने का एक अलग ही उनकी पहचान क्या बताती कि अच्छा ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड पीपल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ? तो शिक्षा का उद्देश्य हुआ कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना, हमको एक अच्छा नागरिक बनाना, जो कि समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके, जो कि राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बन सके। कैसे हम एक समाज के, एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन सकेंगे? जब हम अपने क्या है, हम कौन है? हम मानव हैं। हम कौन है? हम मानव हैं। हमारे अंदर ईश्वर ने शक्ति दी हुई है। मानव ही हर चीज कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल, हर चीज जो आप सोच सकते हो आप उसे पा सकते हो। आप उसे, आज अंतरिक्ष में पहुंचा गया, आज गगनयान जाने वाला है। हाँ, समझ रहे हो आप लोग? तो मानव ही हर चीज कर सकता है। तो मानव के अंतर्निहित शक्तियों का क्या करना है? तो अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक व सर्वांगीण विकास यदि हो जाएगा, अंतर्निहित शक्तियों का यदि स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास हो जाता है तो हम बोलेंगे सर्वांगीण विकास हो गया। इसका मतलब कि ये क्या है? ये जो है राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए अच्छा नागरिक बन गया है। राष्ट्र के लिए क्यों? क्योंकि यदि आप ओवरऑल डेवलप हो, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट है। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब एक बार में कभी कोई चीज नहीं होती, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में इम्परफेक्ट रहते हैं। बट स्टिल हमें क्या करना है? हमें ट्राई तो करना है, हमें ट्राई करना है। इवन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यदि 150 अंक का एग्जाम हो रहा है तो आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं, आपको नहीं लाने इतने नंबर, आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है। आपको केवल कट ऑफ, आपको क्या करना है? आपको केवल अपना बेस्ट देना है। क्या करना है? आपको अपना बेस्ट देना है, बस हो गया। आपको ये टारगेट तो करना ही नहीं एकदम मतलब बिना 150 में 150 आना है आपको। आप अपना अच्छा करते जाओ, हो गया। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक कब बनेंगे? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो एक अच्छा नागरिक तैयार करना, जो कहाँ किसके लिए? तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। होगा कैसे संभव? जब मानवों की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास यदि हो जाता है तब व्यक्ति क्या बन जाता है? अच्छा नागरिक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बनता है। ये यदि शिक्षा के उद्देश्य है तो यही क्या बन जाएगा? तो यही चीज शिक्षा मनोविज्ञान का भी उद्देश्य बन जाएगा। क्या करना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, किस लिए? कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा कैसे अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बताइए, इसे गाइड कीजिए, बताइए कि क्या करना है। ये समस्याएं है शिक्षा, इसको ना चीजें याद नहीं हो रही, क्या करें हम? बच्चे को चीजें याद नहीं हो रही, कुछ बताइए कैसे हम इसको याद करवाएं। बिल्कुल बताया जाएगा, समझ में आ रहा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भी शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश में बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास करते हुए शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। मैंने आपको क्या बताया? बिल्कुल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को याद नहीं हो रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, लिखने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ना ऐसा हो रहा है कि वो लिखने की कोशिश करता है लेकिन उससे ना लिखा नहीं जाता। क्या करें हम? बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको चीजें याद नहीं हो रही। मतलब दिन भर वो पढ़ रहा है, 7-7, 8-8 घंटे बच्चा पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है। क्या करें हम?
तो आप एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, वो क्या करेगा उन समस्याओं का हल? क्यों वो उन समस्याओं का हल करेगा? शिक्षा से संबंधित यानी कि शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश में बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास करते, सभी पहलू, बच्चे को समझ में भी आए, बच्चा लिख भी सके, बच्चा बोल भी सके। बहुत ज्ञान है बच्चे में, लेकिन बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? लोगों को देख करके उसे डर लग रहा है, वो फेस नहीं कर पा रहा है, स्टेज फियर है उसको, स्टेज फियर है, लोगों के सामने वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। क्या किया जाए? तो क्या करना है? तो बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास करते हुए शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। कि बच्चे को याद नहीं होगा, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे करेगा बच्चा? क्या करेगा? कुछ चीजों से पूछा गया, किसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है। कैसे डर हटाया जाए? क्या किया जाए? बच्चा बहुत ज्ञान है, लेकिन बच्चा एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहा है। क्या करें हम? तो क्या करना है? तभी जाकर के जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, तब तो जाकर के रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब तब तो बच्चा पास हुआ। एग्जैक्टली क्या है कि पास भी तो हो, पास भी होना है कि नहीं होना है? तो बिल्कुल ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब सब कुछ होगा, व्यक्तित्व का विकास होना, पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी कि दिखना चाहिए कि नहीं, कि बच्चा कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, दिखना चाहिए ना। वो हमारे आपका ज्ञान, आपका व्यवहार बने कि ना बने, आपके व्यवहार में आए ना ज्ञान, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि विभिन्न पहलुओं का विकास करते हुए शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति ही क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। समझ में आया आप लोगों को? फिर इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो चार्ल्स ई स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है। ये जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ना, 2 होते हैं। एक जनरल एम होते हैं और एक स्पेशल एम होते हैं। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और एक सामान्य उद्देश्य होता है। ये कौन बोल रहा है? तो चार्ल्स ई स्किनर का कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से? एक जनरल एम है, देख लीजिए, एक सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य उद्देश्य के लिए चार्ल्स ई स्किनर ने कहा है, इनके शब्दों में यदि हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य सामान्यीकरण के संगठित तथ्यों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जो शिक्षा की सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त करने में सहायता दे सके। व्यावसायिक लक्ष्यों में यदि हम बात करें कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है, तो शिक्षा के विभिन्न पहलू तो सबसे पहले ये है कि माता पिता का एक सपना है। क्या सपना? मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मेरा बच्चा। चाहते हैं ना अपने पैरों में खड़ा होना, मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी जॉब लग जाए, मेरा बच्चा सेटल हो जाए, बस कहीं पे सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं बस उसको ना एक परमानेंट जॉब हो जाए कि वो किसी के सामने। यदि हम बात करें तो एक माता पिता, चाहे वो बालक हो या बालिका, तो उनके लिए केवल ये, हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे कि मेरा बच्चा किसी पे निर्भर ना रहे, हम रहें ना रहें, लेकिन मेरा बच्चा स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, किसी के सामने वो हाथ फैलाने के लिए ना हो। यानी कि क्या है? यानी कि व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति, व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति तो सर्वप्रथम उद्देश्य है। आप पढ़ क्यों रहे हो? क्या आप यहाँ पे ये YouTube चैनल पे आए हो? YouTube में आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या करने के लिए आपने चैनल को विजिट किया है? आप, क्योंकि आपको पता है शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, तो हम पढ़ लें, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास अटेंड कर लें। क्यों एजुकेशनल क्या ज्ञान वृद्धि के लिए आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हो? नहीं, आपको ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आप अटेंड नहीं कर रहे हो। आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो सर्वप्रथम लक्ष्य है कि नहीं पढ़ाई का? बिल्कुल है। ये वही चार्ल्स ई स्किनर ने क्या कहा है? यदि हम सामान्य उद्देश्य की बात करें, जिस तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है, तो सबसे पहले
शिक्षा को सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। ये दे सके, यही उसका क्या है, तो यही उसका सामान्य उद्देश्य है। साथ में जॉब हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी संस्कृति से जुड़ाव कीजिए। हम भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, हम विदेशी संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम ना मॉडर्न हैं। हम क्या है? हम ना मॉडर्न हैं, हम आधुनिक हैं। हम क्यों अपने माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे? हम क्यों किसी को प्रणाम बोले? हम क्यों किसी को नमस्ते बोले? वो भी हाथ जोड़ करके हम क्यों? हम नहीं बोलेंगे, हम तो हाय हेलो टाटा बाय बाय ये करेंगे। हम क्यों करेंगे? तो पहले जमाने में चलता था चरण स्पर्श। हम क्यों झुके किसी के सामने? हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये उद्देश्य नहीं हुआ। आप अपनी संस्कृति से, यदि शिक्षा आपको आपकी संस्कृति से जुड़ाव नहीं सिखाई तो फिर वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। आपको अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है, आपको अपनी पद्धति नहीं छोड़नी है। हम भारतीय हैं, हमको भारतीय, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति, हम भारतीयों की पहचान क्या है? हमारी संस्कृति है कि हम इतनी भीड़ में भी रहेंगे, लेकिन जो हमसे बड़े हैं हम झुक करके प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम चरण स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमारी संस्कृति है। यानी कि यदि हम सामान्य उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो चार्ल्स ई स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है सांस्कृतिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति, साथ ही साथ व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति। आपको जॉब मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, बहुत बड़े आदमी बनिए, एकदम वेल सेटल्ड होइए, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में जाए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ाव अति आवश्यक है। यही चार्ल्स ई स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का यही उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है कि संस्कृति, बच्चों को संस्कृति से जुड़ाव करवाओ और उनके व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करवाओ। ठीक है, समझ में आया? तो सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत अधोलिखित उद्देश्यों का समावेश है। और कौन से अधोलिखित है आइए देखेंगे हम लोग। यदि हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य होते हैं तो ऐसे सिद्धांतों एवं नियमों की खोज करना तथा तथ्यों का संग्रह करना जिनसे बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त हो सके। यदि सामान्य उद्देश्य की बात करें तो ऐसे सिद्धांत और ऐसे नियम को खोजो जिससे क्या हो, बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। कैसे? बालकों के, बच्चों के। यदि हम बात करें यहाँ पे बालक बालिका नहीं, बालक मतलब कि सामान्य रूप से बालक बालिका दोनों आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हमें ना कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे नियम खोजने की आवश्यकता है, उनका संग्रह, इन तथ्यों का संग्रह करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ, बच्चों के व्यक्तित्व, बालकों के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकेगा, तो ऐसे प्रिंसिपल्स और लॉज को क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर क्या है, शिक्षण विधियों में सुधार एवं उन्नति करना कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया, बच्चे क्यों पहले वाले जो टीचर थे यहाँ पे बच्चे रिजेक्ट कर रहे थे, क्यों रिजेक्ट कर रहे थे, कारण क्या था? अच्छा, उनका पढ़ाया ना बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से बच्चे रिजेक्ट कर रहे थे। हम क्या करेंगे कि या तो ऐसा करते हैं कि हम दूसरी टीचर अपॉइंट कर लेते हैं, या फिर जो टीचर है हम उनको बोलते हैं कि आप ना अपने पढ़ाने के तरीकों में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें क्या करो, आप ना उसमें सुधार लाओ, उसमें उन्नति करो। इसका मतलब सामान्य उद्देश्य क्या है, आप किस तरीके से, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को हमने क्या देखा था, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा दो चीज को संदर्भित करती है। कौन सी दो चीज? एक तो शिक्षक, शिक्षा में दो पहलू होते हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा कौन है, तो दूसरा शिक्षार्थी। शिक्षक कौन? जो शिक्षा प्रदान करे, शिक्षार्थी कौन? जो शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षक किन तरीकों से अपने शिक्षार्थियों को पढ़ा रहा है, अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उन पद्धतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, उन पद्धतियों में उन्नति करने की आवश्यकता है। तब जाकर के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जब शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी तभी जाकर के शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य पूर्ण होंगे। समझ में आया आप लोगों को? तभी जाकर के शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य पूर्ण होंगे। इसका मतलब कि शिक्षण विधियों में सुधार की आवश्यकता है, उन्नति करना ही इसका उद्देश्य है। फिर शिक्षण कार्य में शिक्षक की सहायता करना।
आप चले जाइए कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। शिक्षकों की सहायता प्रदान, शिक्षक की सहायता करना, यानी कि टीचिंग वर्क में, शिक्षण कार्य में, कि आप ऐसा करो, आप बच्चों को ना ऐसा करो, विजुअलाइज करवाओ ना चीजों को, विजुअलाइज करवाओ, बच्चे इमेजिन कर सके, सोच सके, बच्चे सोच सके कि अच्छा ये चीज ऐसे घटित हो रही है, ऐसे घटित हो रही, बच्चे सोच सकें। जब सोचेंगे, चीजों को विजुअलाइज करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, तो बच्चों को समझ में आएगा। ऐसा करो, आप बच्चों को ना किसी चीज को स्वयं से रिलेट करना सिखा दो। बच्चों को आप ऐसा करो, आप प्रोजेक्टर में पढ़ाओ, आप 3D का यूज करो, बच्चे एकदम उसको फील कर सके, बच्चे फील कर सके। यानी कि क्या कर रहे हैं, इनका सामान्य उद्देश्य क्या हुआ कि टीचिंग वर्क में भी टीचर्स को क्या करना है, हेल्प देना है। ये भी इनका उद्देश्य है। क्यों दे रहे हैं हेल्प? जिससे शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हो, और जब शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो हमारे भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी कि हमारा भी उद्देश्य पूर्ण होगा, क्योंकि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में ही सहायता प्रदान करना ही इनका उद्देश्य है। समझ में आया? फिर क्या है, तो शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करना। कल्चरल ऑब्जेक्टिव क्या है? कल्चरल ऑब्जेक्टिव आपने जाना नहीं, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो मॉडर्न है, हम आधुनिक हैं, हम आधुनिक हैं, तो केवल ये है लक्ष्य? तो ये तो नहीं है। यहाँ पे बताया गया शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। किस तरीके से हम अपनी संस्कृति से जुड़ाव कर सके, हम किस तरीके से सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार कीजिए, इसलिए भी कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, इसलिए भी कीजिए, वहां उस समय ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। आप यदि साइंस से जोड़ दो तो उस समय ऑक्सीजन आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, यानी कि जैसे जैसे दोपहर, ऑक्सीजन का उस समय जो है लेवल थोड़ा घटता जाता है। इस वजह से प्रणाम करो, इस वजह से सुबह जल्दी उठो। नहीं मानो, किसी चीज को नहीं मानना है, मत मानिए, लेकिन जो आपने पढ़ा उसी को मानिए। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ऐसा होगा, जो यदि कोई बोला नहीं, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो उनके अस्तित्व को नहीं मानता, मैंने तो देखा नहीं, तुमने देखा है, तुम बता दो। नहीं मानिए, बिल्कुल मत मानिए, लेकिन यहाँ पे भी आप एक मान्यता को मान बैठे हो कि आप नहीं मान रहे हो, आपने ये मान बैठे हो कि आप इसको नहीं मानते हो, तो वहां पे भी तो आपका एक मानना ही है। समझ में आ रहा है? तो शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में जब ये सहायता प्रदान करेंगे, इसका मतलब इनका सामान्य उद्देश्य पूर्ण हो गया है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके दो पहलू होते हैं, यानी कि दो उद्देश्य होते हैं, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। जनरल को हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक में। विशिष्ट उद्देश्य इसके क्या है? तो यदि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो उसके विशिष्ट उद्देश्यों का पता चलता है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान के यदि हम सामान्य उद्देश्यों का ही विश्लेषण कर लें कि अच्छा ये तो सामान्य उद्देश्य है, तो इसका मतलब विशिष्ट ये होने वाले हैं। ये तो सामान्य है, यानी कि आपको जॉब मिल गई, आप अपनी संस्कृति, आप चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो कि चीजें ऐसे हो रही हैं, ऐसे घटित हो रही हैं, ऐसे हमें करना है, तो बिल्कुल वो तो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई आपको। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? तो यदि हम बात करें तो शिक्षक को इस बात की जानकारी प्रदान करना कि कोई बालक किस सीमा तक सीखता है, उसके सामाजिक व्यवहार में कहां तक सुधार लाया जा सकता है और व्यक्तित्व समायोजन में कहां तक सफलता प्राप्त हो सकती है। वहां पे बोला गया शिक्षक को शिक्षण कार्यों में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सहायता प्रदान कर दिए, ये सामान्य लक्ष्य हो गया। फिर उसके बाद विशिष्ट लक्ष्य क्या हुआ? सहायता प्रदान करने के साथ साथ शिक्षक को ये बताया जा रहा है कि बच्चे की टेंडेंसी क्या है, बच्चा कहाँ तक सीख सकता है, आप किस तरीके से बताओ। आप क्लास 1 के बच्चों को क्लास 11 का यदि आप सिखाओगे तो बच्चा नहीं सीखने वाला, जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल की शिक्षा दीजिए ना। यही अनिवार्य है कि नहीं? ये तभी जाकर के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं। बच्चे ने ABCD अभी सीखा नहीं, आप डायरेक्टली एरोप्लेन में आ गए हो, आप एंट में आ गए हो। हाँ,
आप आ गए हो कि किस तरीके से मॉस्किटो, एम फॉर मैंगो बच्चा सीखा नहीं, आप डायरेक्टली मॉस्किटो सिखा रहे हो वहां पे मंग, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है चीजों को किस तरीके से कब क्या सिखाना है बच्चों को, ये अनिवार्य है कि नहीं। इसका मतलब कि यदि हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो वो शिक्षक के शिक्षण कार्यों में तो सहायता प्रदान करते हैं, साथ में विशिष्ट रूप से क्या कर रहे हैं कि बच्चा किस सीमा तक सीख सकता है इसकी भी उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद ये सिखाते हैं कि उसके सामाजिक व्यवहार में कहाँ तक सुधार लाया जा सकता है। बच्चा जब किसी के बीच में जा रहा है तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या फिर वो बहुत ही क्लास में बस लोगों से एकदम खिन्न सा रहता है, मतलब एकदम अलग सा गुमसुम सा, या फिर सब एकदम बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से, किस लेवल तक सुधार। एक ही बात में आप बच्चों को ऐसा करो, आप बच्चों को सामने खड़ा करो, वृतांत सुनाने लग जाओ, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बच्चे देख के सीखते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे देख के सीखते हैं, ज्यादा चीजें वो ये इस तरीके से। घरों में यदि आप बात करो तो बच्चों को, यदि आप अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर रहे हो तो आपका बच्चा भी देख करके सीखेगा कि मुझे भी अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना है। समझ में आया, बच्चा देख के सीख रहा है। बच्चे को ज्यादा ये नहीं बोला, उन्हें बहुत लंबे लंबे वृतांत नहीं सुनाए जाते, बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती, बच्चा देख के सीख रहा है, ठीक है। बच्चे अपने टीचर्स को देखते हैं कि वाह हमारे टीचर इस तरीके से अपने आप को वेल मेंटेन करते हैं, इतना ज्ञान है, इस तरीके से पढ़ाना है। बच्चे देख के आपसे इंप्रेस हो रहे, आपको अपना आदर्श मानेंगे, आपसे इंप्रेस होंगे। अच्छा हमें भी ना एक दिन ऐसे ही करना है, हमें भी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचना है। आप आदर्श बन गए किसी का, तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि हम भी तो अच्छे रहें। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे सामाजिक व्यवहार में कहाँ तक सुधार लाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से होती है। फिर उसके बाद किस तरीके से व्यक्तित्व समायोजन में कहाँ तक सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस विषय में भी शिक्षकों को जानकारी प्रदान करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से होता है, और वो उसके विशिष्ट लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य माने जाते हैं। यानी कि कहाँ तक पर्सनालिटी एडजस्टमेंट कहाँ तक सफल हो सकता है कि बच्चा बीच में जाए तो किस तरह, लोगों 4 जन के बीच में जा रहा है तो बच्चा कैसे है, वहां पे क्या व्यवहार है उसके, कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, क्या लोगों के बीच में जाने पे उसके व्यवहार क्या हो रहे हैं, क्या वो लोगों के साथ में एडजस्ट कर पा रहा है, क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसे हो पा रही है। तो ये सब कैसे बताया, ये शिक्षकों को मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। क्या तो शैक्षिक मनोविज्ञान के ये कौन से उद्देश्य होते हैं, तो विशिष्ट। आपको केवल यदि आपने सामान्य को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको विशिष्ट समझ में आ जाएगा। फिर बालक के विकास हेतु उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, इसके अंतर्गत उपयुक्त पाठ्यक्रम का चुनाव सम्मिलित है। बच्चा पढ़े कैसे, एक शैक्षिक वातावरण तो बनाइए। एक शैक्षिक वातावरण, बोले कि बच्चा ना घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या है ना कि सामने हॉल में टीवी चलती रहती है और बगल में बच्चे का रूम है, तो वहां पे ना बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ना हॉल में आकर के उसका ऐसा है कि वो हॉल में आकर के पढ़ रहा है, टीवी चल रही है, तो फिर कहाँ से बच्चा पढ़ रहा है। आप 24 घंटे उसको मोबाइल फोन देकर के बच्चा कहाँ से याद करेगा। एक शैक्षिक वातावरण तो बनाइए। जब तक शैक्षिक वातावरण नहीं बनेगा, और उस केवल वातावरण बस नहीं, एकदम एजुकेशनल, हम ना एकदम आज ना वातावरण ऐसा बना है, सब कुछ एकदम बंद है, हम ना एकदम कमरे में घुसे हुए हैं और एकदम पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो उसके लिए आवश्यक क्या है, तो उपयुक्त पाठ्यक्रम का चुनाव होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या करना है। पाठ्यक्रम तो आपके डिसाइड हो, आपकी करिकुलम तो होनी चाहिए, आपका कुछ सिलेबस तो होना चाहिए कि अच्छा आपको पढ़ना ये है। वातावरण तो बहुत बन गया, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, पता ही नहीं क्यों बैठे हैं, हम क्या पढ़े, छोड़े यार, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या करने के लिए बैठे हो। ये पता होना चाहिए ना कि क्या करने के लिए बैठे हो आप। तो बालक के विकास हेतु क्या आवश्यक है, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाना और प्रदान करना, और उपयुक्त पाठ्यक्रम का भी चुनाव करना कि बच्चा की ये चीज को पढ़ना है।
फिर उसके बाद क्या आता है, शिक्षा संबंधित समस्याओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि शिक्षा संबंधित यदि कोई समस्याएं हैं तो आपको विचार किस तरीके से होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक ये करते हैं कि आपके जो विचार हैं, आपके जो आप सोच रहे हो वो आपको बता देंगे। क्यों? मनोवैज्ञानिक मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ये क्या कर रहे होते हैं, ये वही तो कि इनके आचरण क्या है, इनके विचार क्या है, इनका व्यवहार क्या है, उसी का तो ये इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, तो शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना है, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों, मनोवैज्ञानिक ढंग से यदि विचार किया जाए तो वही शैक्षणिक मनोविज्ञान के उद्देश्य हो जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य है ये। फिर उसके बाद बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। निष्पक्ष हो, शिक्षकों के लिए अनिवार्य क्या है, शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो कि वो निष्पक्ष हो। क्या हो? निष्पक्ष हो। ये नहीं कि कोई बच्चा नहीं ये ना फर्स्ट आता है, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। ठीक है, बच्चा फेवरेट है, आप कौन हो, एक शिक्षक हो, आपका वहां पे कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य यानी कि वहां पे बहुत ही ज्यादा ये नहीं बोला गया, ये नहीं बोला जा सकता कि शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप किसी इंटेलिजेंट बच्चे को समझा रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चों को समझाना बड़ा आसान है, आप उनको सिखाइए जिनको समझ में नहीं आता, तब जा करके हम बोलेंगे कि ये शिक्षक जो है अपने कार्य में निपुण है, ये शिक्षक क्या है, ये शिक्षक एकदम बेस्ट है, बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट टीचर है। क्यों? क्योंकि एक होशियार बच्चा है, होशियार बच्चे को चाहे आप किसी भी तरीके से बता दीजिए उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन उन बच्चों को समझाना जैसे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, ये बड़ा टास्क है। तो वहां पे आपके लिए जरूरी क्या है, केवल अच्छा तुमको समझ में आया, एक बच्चे ने मुंडी हिलाई, हाँ बिल्कुल, नहीं, आप पूछिए तो सही, क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। समझ में आया तो क्या करना है एक शिक्षक को, कि निष्पक्ष होना है। साथ में अच्छा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, तुम मुझे बताओ, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये भी क्या होंगे, तो विशिष्ट उद्देश्य हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के। क्यों? क्योंकि यदि ये होंगे तब जाकर के शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जिस दिन शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तब जाकर के शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। फिर क्या है, तो शिक्षकों को अपनी शिक्षा परिणामों तथा दूसरों को शिक्षा संबंधी व्यवहारों को जांचने के लिए अंतर्दृष्टि व सूझ उत्पन्न करने में सहायता देना। क्या करना है, शिक्षकों को अपने शिक्षा परिणामों तथा दूसरों को शिक्षा संबंधित व्यवहारों को जांचने के लिए अंतर्दृष्टि व सूझ उत्पन्न करने में सहायता देना। यदि अच्छा मेरे ना यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट्स हैं, यहाँ पे ना मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि किस तरीके से, लेट से हम मान करके चलते हैं। अब हम कोई टॉपिक डिस्कस करें। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन आएगा कैसे, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, क्या ये आर्ट्स है, क्या ये मैथ्स है, क्या ये फिलॉसफी है, क्या ये साइंस है, क्या ये साइकोलॉजी है। अगेन तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सोचना है। इसका मतलब आपको किसी की हेल्प की, आप पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि आपको वहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, कि कोई आपको सिखाए, आप अपने से ही चीज़ों को अपने से रिलेट कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करो। आपने ये चीज़ को पढ़ लिया, अब आप सोचिए कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप अपने आप को, आप ये पढ़ लिए, उसके बाद में वीडियो को क्लोज करो, फिर उसके बाद में आप थोड़ा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो। आज के लेक्चर में मैंने सीखा क्या, यदि आपने 1-2 लाइन भी सीखी, इसका मतलब कि आपने ध्यान से सुना, आपने ध्यान से समझा। यही तो है, शिक्षकों को अपने शिक्षा परिणामों तथा दूसरों को शिक्षा संबंधी व्यवहारों को जांचने के लिए अंतर्दृष्टि व सूझ उत्पन्न करने में सहायता देना। ये क्या है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं। फिर शिक्षकों को ऐसी पद्धतियों एवं प्रविधियों, मेथड्स और टेक्निक से अवगत कराना जिससे वे स्वयं और दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकें। इसके द्वारा वे अपने और दूसरों के व्यक्तित्व के विकास एवं समायोजन में सहयोग दे सकते हैं। यानी कि हम शिक्षकों को
क्या करें, शिक्षकों को इतना हम सिखा दें, ऐसी पद्धतियों एवं टेक्निक से उन्हें अवगत करवा दें कि वो क्या करें, दूसरों का क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। जिस दिन वो एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो खुद की भी मदद कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। किस लिए? विकास एवं समायोजन में एडजस्ट करने में, इंप्रूव करने में, डेवलप करने में। जब चीजें हम किसी चीज को यदि एनालिसिस करना हमें नहीं आया कि अच्छा ये चीज गलत है तो क्यों गलत है, ये चीज करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अच्छा बिल्कुल मोबाइल के बहुत सारे दुष्प्रभाव तो है, लेकिन मोबाइल के बहुत सारे यानी कि इंटरनेट के, सूचना प्रौद्योगिकी, यदि हम प्रौद्योगिकी की बात करें, ठीक है, तो इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव है, इसके नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन वहां पे आवश्यक क्या है, जरूरी है कि हम नकारात्मक में ही पड़े रहें, नहीं, सकारात्मक पहलुओं को उठाइए और उसके बाद में उसे लाभ लीजिए। आपने एनालिसिस किया, आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक का एनालिसिस कर दिया, आप क्या बच्चों का एनालिसिस नहीं कर सकते? आप उनके व्यवहार का क्या एनालिसिस नहीं कर सकते कि बच्चे को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा बच्चा ना इसमें वीक है, इसलिए समझ में किया क्या जा सके। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ना थोड़ी स्पेशल क्लास दे देते हैं, हम थोड़ी देर 5-10 मिनट इनसे बात कर लेते हैं, इनकी समस्याओं का निवारण कर दें। आपने एनालिसिस किया, आप क्या कर रहे हो वहां पे, यदि आप बच्चों से बात तो कीजिए, आप थोड़ी देर बात करोगे, आपको पता चलेगा उनसे उनकी दिक्कत क्या, उनकी परेशानी क्या, उनको चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही है, या फिर समझ में आए तो वो रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रहे, वो चीजों को अपने एग्जामिनेशन में वो यूज क्यों नहीं कर पा रहे। आपको पता तो चले इस ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को क्या करता है, तो ऐसे मेथड्स और टेक्निक से अवगत करवाता है। समझ में आया? ये विशिष्ट लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों क्या है? प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, निर्देशन कार्यक्रमों तथा विद्यालय संगठन एवं प्रशासन के व्यावहारिक स्वरूप को निश्चित करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, निर्देशन कार्यक्रमों तथा विद्यालय संगठन एवं प्रशासन के व्यावहारिक स्वरूप को निश्चित करने में भी सहायता। अच्छा क्या करना है? शिक्षण पद्धतियां क्या होनी चाहिए, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हो, किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स क्या है, फिर उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनका प्रैक्टिकली इनका लुक क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली ये कैसे हो, कैसा होना चाहिए, क्या चीज इंस्ट्रक्ट की जाए, क्या निर्देश दिए जाए, संगठन होना कैसा चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, किन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन सभी में मदद करता है क्या, तो शैक्षिक मनोविज्ञान, जो कि इसके विशिष्ट, वहां पे तो केवल हमने सामान्य में देखा कि ये सहायता कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, विशिष्ट लक्ष्य देख रहे हैं। फिर क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों को उचित निर्देशन में शिक्षकों को सहायता देना। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का जो मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चों के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है सबका अलग है। किसी को जल्दी समझ में आया, किसी यानी कि उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि वो एक्सेप्टेंस बहुत है, ग्रास्पिंग पावर उसमें बहुत ज़्यादा है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, जल्दी नहीं समझ में आता, किसी बच्चे को बहुत ही देर से समझ में आता है, बहुत बार समझाने पे समझ। तो वहां पे क्या करना है, तो शिक्षकों को सहायता प्रदान करो कि बच्चों को वो क्या करें, बालकों को उचित निर्देशन वो दे सके। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों को उचित निर्देशन में शिक्षकों को सहायता देना कि अच्छा तुमको ना, तुम ऐसा करो, तुम्हारा ना ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अब तुम ना इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसको ना थोड़ा ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आपके ना अच्छा इतने 3 सब्जेक्ट वीक है ना, आप ऐसा करो कि जो सब्जेक्ट वीक है, जो आपको लगता है ज़्यादा में दिक्कत है ना, उसको ज़्यादा समय दे दो, फिर बाकी जो आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम समय दो, लेकिन पढ़ो सबको। अब पता चल रहा है ये बच्चे की तो 5 सब्जेक्ट वीक है, तो उनमें देख रहे हो यहाँ पे बच्चे का केवल 1 सब्जेक्ट वीक था, तो इसमें बच्चे का आपको लग रहा है कि 3 सब्जेक्ट वीक है, तो ठीक है तुम ऐसा करो कि इस तरीके से अपना, यहाँ पे तो बच्चे का 5 सब्जेक्ट वीक है, वहां पे तो उस तरीके से आप निर्देश दीजिए बच्चों को। तो इसके लिए इसके लिए शिक्षकों को सहायता प्रदान कौन किया,
व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, तो वो किस तरीके से हो रहा है, टीचर कैसे ये चीज जाना, टीचर को कैसे मेथड्स टीचिंग, ये सब कैसे टेक्निक्स, शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से। शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या, तो किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से, यानी कि शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा ग्रहण करना, इन सभी को यदि आपने समझ लिया, इसके मनोविज्ञान रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से यदि आपने अध्ययन कर लिया, इसका मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य पूर्ण हो गए। फिर बालक में अर्जित ज्ञान एवं उपलब्धियों के मापन एवं मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को उत्तम विधियों से अवगत करवाना कि अच्छा बच्चे को क्या समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आया, आप कैसे इनको इवैल्यूएट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर लीजिए, उसके बाद में आप बिल्कुल कंक्लूड कीजिए, अच्छा ये चीज समझ में नहीं आया, इसको हम दोबारा और बढ़ाएंगे। फिर क्या है, तो शिक्षकों की सहायता के साथ साथ शिक्षा शास्त्रियों, प्रयोगकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं को शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने का अवसर एवं प्रेरणा प्रदान करना, यानी कि शिक्षकों की तो सहायता की जा रही है, साथ में एजुकेशनिस्ट यहाँ पे कौन है, ये प्रयोगकर्ता, जो एक्सपेरिमेंट्स करते, प्रयोग कर रहे हैं, ये अनुसंधान करे, रिसर्चर्स हैं, तो यानी कि क्या करना है, तो इनकी भी मदद करना है, क्यों, क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं शिक्षा की समस्याओं का, तो इनको भी उचित अवसर एवं प्रेरणा प्रदान करने का कार्य शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान तो ये उसके विशिष्ट लक्ष्य माने गए हैं, विशिष्ट उद्देश्य माने गए हैं, और यही इसके कार्य माने गए हैं कि अच्छा सहायता प्रदान करता है, किस रूप में करता है, किस तरीके से करता है और किस तरीके से ये कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने फर्स्ट थिंग क्या देखी, तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि नेचर क्या है, तो नेचर इसका क्या है, तो साइंस है ये, यानी कि अपनी प्रकृति से यह विज्ञान माना गया। फिर हमने इसके एम्स देखे, हमने इसके फंक्शंस देखे, तो हमने जाना कि इसके कुछ सामान्य उद्देश्य है, इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य, कुछ जनरल एम है और कुछ स्पेशल एम है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न पहलुओं को देखा। तो यहाँ पे हमने दो चीज को कंप्लीट किया। फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि मीनिंग क्या होती है, पार्ट 1 में हमने देखा मीनिंग क्या होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और डेफिनेशन क्या होता है विद इंट्रोडक्शन हमने देखा था। पार्ट 2 में हमने क्या देखा, तो नेचर क्या होता है और एम और फंक्शन क्या होता है किसका, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुंच सके। क्योंकि यदि कुछ चीज़ यूट्यूब में आपको करवाया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें यदि पहुंच सके तो वो हमें बहुत खुशी देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों के संपर्क में आप हैं, तो ज़रूर उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप ABEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप वीडियो प्लस PDF कोर्स में एनरोलमेंट चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इस कोर्स में अपना कोर्स बुक कर सकते हैं। यदि आप केवल PDF कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप, जैसा कि मैंने बताया, टॉप 200 के लिए ही वो ऑफर है, जिसके अंतर्गत 799 रुपीज़ में आपको PDFs मिल जाएंगी। यदि 200 हो जाते हैं तो वो ऑफर जो है, ये प्राइस जो है बढ़ जाएगा, ऑफ रहेगा, कोर्स तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये प्राइस हाइक हो जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ, क्यों, जैसा कि हमने कल देखा था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए उस वीडियो को। कौन से वीडियो को, जहाँ पे आप देखेंगे संगवारी, तो ये हमारा संगवारी बैच है, तो आप संगवारी बैच में बिल्कुल एनरोलमेंट करवा लीजिए। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बच्चे जो है एनरोलमेंट करवा रहे हैं, कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो कहीं आपको आवश्यकता है और आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसीलिए मैं आप लोगों को अवगत करवा रही हूँ। साथ में यदि आप CG व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यकीन बैच में एनरोलमेंट करवा सकते हो, और यदि आप CG व्यापम CGPSC की कंबाइन तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे मोबाइल ऐप में बैच है, तो उसमें भी आप लोग एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इस तरीके की ये सामान्य सी जानकारी रही, और हमारे मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सभी कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, आज का हमारा क्लास रहा। फिर दूसरे
सेशन में हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।